जय हिंद एवरीवन। हम लोग पाथफाइंडर का रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पाथफाइंडर में दिए गए सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने नाउन का पूरा सोल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये स्पेशली जो बच्चे अगले मंथ यानी कि 18 अप्रैल को एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ख़ासतौर से ये वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सारा आपका जितना भी पाथफाइंडर से क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, आप भी मेहनत करते रहिए क्योंकि ये अटेम्प्ट आपके लिए ख़ास होगा। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गलती है। लिखा हुआ है द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा गया सेंटेंस, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट इसको बोल सकते हैं। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, कि हो सकता है बहुत सारे सर्वेंट्स हों और वो जानना चाहता हो कि इनमें से ग्लास किसने तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें से एक सिलेक्शन की बात आ रही है कि बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, उनमें से किसने तोड़ा। तो सिलेक्शन को दिखाने के लिए हु का यूज़ नहीं किया जाता, इसके लिए यूज़ किया था विच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती इसलिए आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पे सर्वेंट्स के लिए यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए हु का ही यूज़ किया जाता है, विच का यूज़ नहीं किया जाता। विच का यूज़ एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको सिलेक्शन को दिखाना हो, चॉइस को दिखाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप विच का ही यूज़ करिए तो बेहतर होगा। तो अगर हु की जगह पे विच का यूज़ कर दिया जाए तो ये सेंटेंस आपके लिए ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। रूलिंग पार्टी बोलते हैं जो लोग सत्ता में रहते हैं, जैसे इस समय रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है। ठीक है, तो उसको रूलिंग पार्टी बोल देंगे। रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, बिल के इम्प्लीमेंटेशन के समर्थन में थी। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। हो सकता है ये बिल उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि वो अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को स्टेक करने के लिए तैयार हैं। स्टेक का मतलब होता है उनको दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, यानी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। नाउ पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रोनाउन एक यूज किया गया है यहाँ पे, देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देयर का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये देयर उन्हीं के लिए आया हुआ, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और पॉलिटिकल पार्टी तो एक है ना, और उसके लिए देयर का यूज़ हम करेंगे नहीं। यहाँ पे अगर हम यूज़ कर दें इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कई सारे पार्टीज़ यहाँ पे अगर उसका समर्थन कर रहे होते इम्प्लीमेंटेशन का, तो यहाँ पे आप लगा सकते थे, क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रोनाउन यूज होगा दे, और उनका पॉसेसिव केस आप यहाँ पे लगा सकते थे देयर। क्लियर, आते हैं यहाँ पे। वेयर एवर दे गो द इंडियंस ईजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। इंडियन के बारे में ये विशेषता बता रहा है कि ये जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके लोकल सर्कमस्टांसेस से बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है कि अपने आप को उसमें ढाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब के बारे में आप जानते होंगे, ईजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। ये वर्ब जो है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सीधे अडॉप्ट के साथ टू लगा दिया हुआ है। ठीक, किसके लिए यूज़ हो रहा है, इंडियंस के लिए यूज़ हो रहा है। इंडियंस के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, देखिए अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस को इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वहाँ पे हिमसेल्फ योर सेल्फ का ही यूज़ करें। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस को सही करने के लिए ऑब्जेक्ट तो कोई आना ही आना है, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन को यूज करके इस अडेप्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंडियंस के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे का रिफ्लेक्सिव केस क्या आ जाएगा, देमसेल्व्स। तो यहाँ पे अगर देमसेल्व्स यूज कर लें, अब ये देखिए सेंटेंस पढ़िए। वेयर एवर दे गो, दे किसके लिए यूज कर रहा है, इंडियंस के लिए। वेयर एवर दे गो द इंडियंस ईजिली अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लोकल सर्कमस्टांसेस। वो अपने आप को लोकल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अडेप्ट का सिनोनिम्स एडजस्ट करने से भी होता है, एडजस्ट करना। ऑलराइट, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए,
ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी whom he meets। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि वह उन लोगों में से नहीं है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज यानी बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक, ठीक। हु विल हेल्प एवरीबडी whom he meets, जो किसी से मिलते हैं और उनकी हेल्प कर देते हैं। अब यहां पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हु का यूज किया गया ना, हु ये दोज के लिए आया है, ये ही के लिए नहीं आया। ये कह रहा है कि वह उन लोगों में से नहीं है, मतलब ये लोग जो हैं जिनसे मिलते हैं वो सबकी मदद कर देते हैं, लेकिन यह उनमें से नहीं है जो किसी से मिलता है और मदद करता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये अलग है और ये अलग है। और बात इस सेंटेंस में इनकी की जा रही है, हु विल हेल्प एनीबडी, जो किसी की भी मदद कर देते हैं, whom he meets, जिनसे वो लोग मिलते हैं। ये जो ही यूज किया गया ना ये गलत है, ये इन लोगों के लिए आया है और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, तो ही का यूज ना करें, यहाँ पे ही का प्लूरल दे का यूज करें, ठीक है ना। और यहाँ पे मीट्स ना यूज करें, यहाँ पे मीट यूज कर दें। अब ये सेंटेंस सही हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ इट इज नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स एज डॉक्टर नील डिड फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी कि वो अपने दोस्तों से भी रिस्पेक्ट पाए और अपने क्रिटिक से भी रिस्पेक्ट पाए, जैसा कि डॉक्टर नील को मिला उनके इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इस सेंटेंस में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया है, मतलब किसी पर्सन के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल आसान नहीं है उसके लिए, नहीं, ये कहा जा रहा है किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया है और यहां पे देखेंगे इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए पॉसेसिव केस का यूज किया गया वंस। ये वंस पॉसेसिव केस तब आता है जब हम किसी सेंटेंस में वन को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। वन का पॉसेसिव केस ये होता है वंस, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए अगर हम पॉसेसिव केस यूज करना है तो हम हिज या हर में से किसी एक को ले सकते हैं, हिज या हर ले सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो हम पॉसेसिव केस भी लेंगे तो सिंगुलर लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये चीज़ें दिक्कत, ये सारे डिलेमा की कंडीशन बनी रहती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमेशा जब भी यूज़ करेंगे हिज यूज़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद एक तर्क करिए कि अगर हम किसी कह रहे हैं कि ये किसी के लिए भी आसान नहीं है, तो किसी के लिए आसान नहीं है तो ज़रूर थोड़ी है कि मेरे लिए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो हम हिज यूज़ कर लें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में कोई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे ये किसी के लिए भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमन है, दोनों के लिए यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे जो कोई भी इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आता है तो जो कोई भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देख आप कहें कि दोनों दिया हो तो दोनों की कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पे वंस की जगह पे हिज या हर में से कोई भी लगाएंगे सही होगा, क्लियर होगा। वंस तब लगाएंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन यूज किया होगा, राइट। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि हमें किसी दूसरे के रिलीजन को उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि हम अपने रिलीजन का करते हैं, एज मच एज हिज ओन। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे किसी डेफिनेट की बात नहीं हो रही, फिर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है वन। एक यहाँ पे वन को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, और जब अभी मैंने बताया कि वन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके पोसेशन को दिखाने के लिए यहाँ पे हिज या हर का यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे वंस को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, हिज या हर नहीं यूज़ करेंगे आप। अब यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम पॉसेसिव केस का यूज़ किस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, मतलब वह तुम और मैं इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लेंगे साथ में मिलकर। अब इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज़ एक साथ किसी सेंटेंस में कर दिया जाता है तो उनको लिखने का सही जो तरीका होता है वो होता है 2-3-1। 2-3-1 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद से फर्स्ट पर्सन। देखिए एक फॉर्मल तरीका है, ये रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल तरीके का मतलब ये कि अगर आप किसी के घर जाते हैं या मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताता हूँ तो
उसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है यार, कैसे सॉल्व होगा। अरे घबराओ नहीं कि तुम हो ही, मैं भी हूँ, वो भी है, सब लोग मिलके मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही बोलते हैं, ये नहीं कि मैं कर दूंगा। देखो मैं में जो चीज़ें हैं वो इनफॉर्मल वे में एक अहम दिखाता है, एक ईगो दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने 3 लोगों से बात करी, यहाँ पे तीनों पर्सन मौजूद हैं, तो हमेशा अपने आप को प्रीफरेंस नहीं करते, पहले सेकंड पर्सन को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, फिर थर्ड पर्सन को, फिर अपने आप को प्रीफर किया जाता है। ऐसे ही होता है जब आप किसी के घर जाते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे घर कोई अगर मेहमान आता है, तो मैं ये नहीं कि उसके सामने मैं अगर चाय वगैरह पेश करता हूँ, राइट, तो ये नहीं कि पहले मैं उठाऊंगा फिर उसके बाद से पीना शुरू होगा, आप लोग भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये फॉर्मल तरीका नहीं है। पहले आप सेकंड पर्सन को देते हैं, ठीक है ना, फिर उसके साथ जो रहता है उसको देते हैं और फिर अपने लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सही तरीका होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक रूल के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे 2 3 1 को रखिए, यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखिए, ठीक है ना, और फिर उसके बाद से थर्ड पर्सन को रखिए, फिर उसके बाद से अपने आप को रखिए, ठीक है ना। शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, सब लोग साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। ये कह रहा है कि क्या वो वही है जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया था। तो हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्सीडेंट में, यानी कि एक्सीडेंट हुआ था और वो इंजर्ड हो गया था। तो ये तो वही है ना जो इंजर्ड हुआ था, ये तो सब्जेक्ट है जो इंजर्ड हुआ था, ठीक है। ये रिलेट कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो इसको ही रखिए, ठीक है। यही है जो इंजर्ड हुआ था, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ ना, और जब सब्जेक्ट हुआ तो आप इसको ही रखिए, ये सही हो जाएगा। वॉज इट ही हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। इस क्वेश्चन को देखिए, एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ही रैन टू हर एंड इम्प्रेस्ड। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? एज सुन एज का मतलब होता है द मोमेंट व्हेन, मतलब बिना समय गंवाए, उसी पल, उसी क्षण, द मोमेंट व्हेन। ही सॉ हिज मदर, जैसे ही उसने अपने माँ को देखा, ही रैन टू हर, दौड़ा हुआ उसके पास गया, एंड इम्प्रेस्ड, और उसे गले लगा लिया। देखो इम्प्रेस्ड यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब जो है ना, इसके पास से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन ये वर्ब की खासियत ये है कि हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, ठीक है ना। वी एन, ऐसे आपके डिक्शनरी में लिखा रहता है वर्ब के पास से नाउन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट रखिए। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा भाई? वो उसके पास दौड़ा हुआ गया और किसको गले लगाया? अपनी माँ को गले लगाया। अपनी माँ को गले लगाया तो माँ के लिए तो प्रोनाउन यूज होता है शी, और शी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा? शी का यूज होगा हर। तो अगर यहाँ पे हर रख दे तो ये सेंटेंस सही हो जाए, यानी कि इस पार्ट में गलत है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, अगर आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी जो आपने क्लासरूम में पढ़े होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। यहाँ तक तो सेंटेंस समझ में आ रहा है, आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, यानी कि एक नए कमर होने की वजह से, राइट। अगर यहाँ पे ड्यू टू भी ना होता तो यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट के रूप में आई लगा देते थे, आई बीइंग अ न्यू कमर। लेकिन अगर मान लो कि ये भी ना होता तो ये भी सही होता, बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल हाउस, या हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस, आपने सुना होगा पार्टिसिपल से, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट ही ये इसका सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलती नहीं है। तो करेंगे क्या यहाँ पे? अगर ड्यू टू यहाँ पे आया हो तो ये तो प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाइए, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ये सही हो जाता। लेकिन बीइंग को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक पॉसेसिव केस का यूज करना पड़ेगा, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीजें एक नाउन के रूप में यूज की जाएंगी, बीइंग अ न्यू कमर। अगर यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होती तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर। अब यहाँ पे मी को यहाँ पे पॉसेसिव केस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे माई बीइंग अ न्यू कमर, यानी कि मुझे एक न्यू कमर होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि मैं अभी तक एक सुटेबल घर भी नहीं खोज पाया हूँ। अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी, जो मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए सुटेबल हो, राइट। तो यहाँ पर अगर पॉसेसिव केस का यूज कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। ऑडियंस, ऑडियंस कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ऑडियंस जो होता है ना ये लोग होते हैं, दर्शक होते हैं।
तो यहाँ पे ये प्लूरल यूज किया हुआ है, तभी तो यहाँ पे आर का यूज किया गया है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। यहाँ पे देखिए ऑडियंस के लिए इट्स यूज किया हुआ है। जब ऑडियंस को यहाँ पे प्लूरल मान लिया तो यहाँ पे भी उसका प्लूरल यूज करो ना। ऑडियंस के लिए दे यूज करेंगे और दे का पॉसेसिव केस क्या यूज करेंगे, देयर सीट्स। ठीक है, ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने सीट्स पे बैठे। इस क्वेश्चन को देखें, अ साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डेटा वेयर एवर इट मे लीड। हंचेस यहाँ पे क्या होती है, हिज हंचेस मतलब एक साइंटिस्ट को फॉलो करना चाहिए अपने हंचेस को। हंचेस क्या होती है, एक फीलिंग होती है। मैं लिख देता हूं यहां पे, अ फीलिंग दैट इज ट्रू इवन दो you do not have evidence to prove it। मतलब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक ऐसी फीलिंग्स है जिसको आप मान के चलते हैं कि ये सही है। तो साइंटिस्ट भी अपने डेटा को, यानी कि मान के चलता है जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो अपने डेटा को और अपने हंचेस को क्या करता है, वो मान के चलता है वो चीज़, ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता है कि ये चीज़ें बिल्कुल जो है वो सही है। ठीक है, इवन दो यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस टू प्रूव इट, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मान के चलता है, उसको फॉलो करना ही चाहिए। साइंटिस्ट को कह रहा है कि उसको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, वेर एवर इट मे लीड। अब यहाँ पे इट जो यूज किया गया है किसके लिए यूज किया गया है, वेर एवर इट मे लीड, साइंटिस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, तो साइंटिस्ट के लिए आप यूज करो ही यहाँ पे वेर एवर ही मे लीड। ठीक है, साइंटिस्ट्स नहीं है, अगर साइंटिस्ट यहाँ पे होता तो यहाँ पे हम दे यूज करते, इसी ही का प्लूरल हम दे यूज कर देते। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ, आई एम यूज्ड टू मेनी गेस्ट्स एवरी डे बट देयर वॉज नन टूडे। देखिए, यूज्ड टू का यूज कई तरीके से हम करते हैं, पता होगा आपको। ये यूज्ड टू यूज होता है पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए, यानी पास्ट में कोई हैबिट थी, आपकी आदत थी, उसको दिखाने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। ठीक है, एक मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक है, मॉडल वर्ब के रूप में। और जब मॉडल वर्ब के रूप में हम किसी वर्ड को यूज करते हैं तो उसके बाद से हमेशा एक मेन वर्ब को यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये मॉडल वर्ब नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं आई यूज्ड टू गेट अप एट 6 AM, तो इसका मतलब ये मैं अपने पास्ट की हैबिट को दिखा रहा हूं, राइट। लेकिन अगर इसी को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करें तो इसको हम टू बी वर्ब के साथ यूज करेंगे, यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ यूज करेंगे। वो प्रेजेंट की हैबिट को ये दिखाने लगेगा यहाँ पे। अगर मैं कहूं आई एम यूज्ड टू, अब यहाँ पे यूज करेंगे गेटिंग अप एट 6 AM, यानी कि अब भी मेरी यही आदत है। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप एट 6 AM, मेरी आदत है 6 बजे उठने की। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज कर रहे हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज के बाद से अगर कोई वर्ब आता है ना तो उसको हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, गेट अप नहीं लिख सकते, गेटिंग अप। यहाँ पे भी गलतियाँ आती हैं। इसका मतलब ये जो यूज किया गया है ना कि ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। ठीक है, और यहाँ पे आगे वर्ब नहीं आया कि जिसको आप आईएनजी फॉर्म में यूज करें, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आई एम यूज्ड टू मेनी गेस्ट एवरी डे, यानी कि हर दिन मुझे बहुत सारे गेस्ट की आदत है, डेली आते हैं, मुझे उसकी आदत है। बट देयर वॉज नन टूडे, अब यहाँ पे देखो नन यूज किया हुआ है, आज कुछ भी नहीं थे, नन। देखो टूडे का मतलब ये मत समझना कि सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, एक दिन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारी चीजें हो जाती हैं थोड़े समय के अंतराल में। तो अगर यहाँ पे नन की हम बात करें ना, नन तो यहाँ पे प्लूरल में यूज होता है, तो नन के साथ यहाँ पे यूज हो जाएगा वर। तो वर यूज कर दे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा। ईच, एवरी, ईदर या नीदर, नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज हो रहा है ना, ईच और एवरी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं।
ठीक है। ये ईच जो यूज होते हैं, ईच दो के लिए भी यूज हो सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी यूज हो सकते हैं, यानी कि लेकिन दो या दो से अधिक में से हमेशा इंडिविजुअल की ही बात करता है, एक की बात करेगा, इसलिए इसको सिंगुलर में यूज करते हैं, ईच। ठीक है। और एवरी की जब हम बात करेंगे ना, एवरी, तो एवरी दो की बात नहीं करेगा, ये हमेशा मोर देन टू में से एक की बात करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं एवरी स्टूडेंट, तो एवरी स्टूडेंट, इसका मतलब वहां दो स्टूडेंट नहीं है, वो दो से अधिक स्टूडेंट हैं, लेकिन उनमें से मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं ईच स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, इनके साथ सिंगुलर नाउन को ही यूज कर पाएंगे आप। अगर हम ईच स्टूडेंट की बात करें तो हम यहां मान सकते हैं कि वहां पे दो स्टूडेंट भी होगा जिनमें से हम एक की बात कर रहे हैं, और वहां पे दो से अधिक भी हो सकते हैं और उनमें से भी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ये सेंस में बस अंतर आ जाएगा जब हम ईच स्टूडेंट की बात करेंगे और एवरी स्टूडेंट की बात करेंगे। उसी तरीके से आइदर और नाइदर भी है यहाँ पे, या तो ये, नाइदर उनमें से भी, ना तो ये ना तो ये। तो यहाँ पे नाइदर में दो में से किसी एक की बात की जाती है, ना तो ये ना तो ये। लेकिन अगर मोर देन टू की बात हो और उनमें से किसी एक की बात हो तो नीदर की जगह पे ही नन का यूज करते हैं। और ईदर दो के लिए यूज होता है, दो में से या तो ये, लेकिन मोर देन टू हो, उनमें से किसी एक की बात की जाए तो हम एनीवन की बात करते हैं। ठीक है। तो ईदर की जगह पे एनीवन यूज कर सकते हैं और नीदर की जगह पे नन यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे नन की जब बात आएगी तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। क्लियर हो गई चीजें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखिए। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, उसे समझिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द वाटर ऑफ गंगा is sweeter than the water of यमुना। ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए। अगर मैंने लिखा द मैंगोज ऑफ इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज, आर स्वीटर देन द मैंगोज ऑफ लखनऊ। ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को देखिए। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए या तो हम दैन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या ई आर लगा के दैन का यूज़ करते हैं, मोर दैन का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हुए कंपैरिजन हम करते हैं। यानी कि जब वर्ड आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में। और जब कंपैरिजन होता है तो हमेशा सेम काइंड ऑफ पर्सन, सेम काइंड ऑफ थिंग से कंपैरिजन किया जाता है। यानी कि एक ही जैसे व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन की जाती है। ये नहीं कि कंपैरिजन, मेरा कंपैरिजन किसी जानवर से आप कर दें, तो ये गलत है। ठीक। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है, द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन द वाटर ऑफ यमुना। अगर हम यहाँ पे ये द वाटर ऑफ हटा दें और यहाँ पे लिखें द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन यमुना, ठीक है, कंपैरिजन किसका हो रहा है? गंगा का यमुना से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे गंगा के पानी का कंपैरिजन यमुना के पानी से हो रहा है कि इन दोनों में से कौन मीठा है। तो यहाँ पे तो सेंस समझ में आ रहा है, द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन द वाटर ऑफ यमुना, ये सेंस समझ में आ रहा है।
लेकिन जैसे ही द वाटर ऑफ हम हटाते हैं, द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन यमुना, ये सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा के पानी का कंपैरिजन यमुना के पानी से ही होनी चाहिए, न कि गंगा के पानी का कंपैरिजन सिर्फ यमुना नदी से हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हम सेंटेंस लिखते हैं। लेकिन फिर ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर एक सेंटेंस में हमने कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है, एक नाउन हमने लिखा है, तो उसी सेंटेंस में उस नाउन का रिपीटिशन ना हो, यानी कंपैरिजन करते समय उस नाउन का रिपीटिशन ना हो, यानी कि ये द वाटर ऑफ लिखने, 2 बार लिखने की बजाय इसके जगह पे एक हम प्रोनाउन यूज कर दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट, देन, दैट ऑफ यमुना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए, यानी कि दैट ऑफ से मतलब होगा द वाटर ऑफ से। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने प्लूरल में चीज़ें लिखी हैं, द मैंगोज ऑफ इलाहाबाद आर स्वीटर देन द मैंगोज ऑफ लखनऊ। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इलाहाबाद का मैंगो, ठीक है, वो लखनऊ के मैंगोज से काफ़ी मीठा है, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे दैन के बाद ये द मैंगोज ऑफ मैं हटा के ऐसे लिखूँ, द मैंगोज ऑफ इलाहाबाद आर स्वीटर देन लखनऊ, लखनऊ से स्वीटर है, कि लखनऊ के मैंगो से स्वीटर है, तो ये जो सेंस है ये सही सेंस देता है। चूंकि यहाँ पे द मैंगोज ऑफ एक प्लूरल में यूज हुआ है, तो यहाँ पे द मैंगोज ऑफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दोज ऑफ का यूज कर सकते हैं, राइट। यही सेंस यहाँ पे लाना है। देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड, प्लाइंग का मतलब जो चीज़ें जो चल रही हैं, प्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर, ज़्यादा है, देन ऑन द मेन रोड, मेन रोड से कंपैरिजन कर दिया, देन ऑन द मेन रोड्स। हमें करना क्या चाहिए था, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द मेन रोड, यानी कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द मेन रोड यहाँ पे लिखने से बेहतर है कि आप क्या यूज कर दें, क्या यूज कर सकते हैं, द नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ का यूज कर रहे हैं हम, द नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई डेफिनेट संख्या में कोई व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, देन दैट ऑफ, इसका यूज कर दें, सही हो जाएगा, इज मोर देन दैट ऑन द मेन रोड, ये सही सेंस हो जाएगा, क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लिखा हुआ बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर ये पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत होती है और इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वही इसका सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट, यानी कि मैं खुद एक डेस्टिट्यूट हूँ। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जिसके कोई माता पिता नहीं हो, और मैंने क्या कर दिया, आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, मैंने दूसरे को ओल्ड पीपल्स होम में एडमिट करा दिया। तो ये सेंस सही गलत हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जिसने उनको ओल्ड पीपल्स होम में एडमिट कराया, एक जो डेस्टिट्यूट है। और डेस्टिट्यूट कौन है, जिसको आपने यहाँ पे एडमिट कराया है। तो यहाँ पे ही अगर कर देंगे सेंटेंस से पहले, यानी कि बीइंग से पहले, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। नाउ इसमें देखें, one should make his best efforts if one wishes to achieve success in this organization. One should make his best effort, यानी कोई किसी भी व्यक्ति को अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए, यानी कि भरपूर अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। क्या करने के लिए, इफ़ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में सफल होना चाहता है तो, यानी किसी भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपना बेस्ट एफर्ट आप करिए, ठीक है, तभी आप सफल होंगे। 18 तारीख को जो एग्जाम है उसमें अपना बेस्ट एफर्ट करिए, डेफिनेटली ये सेंटेंस सही हो जाएगा उस दिन। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया, वन शुड मेक। अब यहाँ पे हिज का यूज हम क्यों करें, वंस का यूज करिए, वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट। ध्यान रखिएगा इस वंस में और इस वंस में फ़र्क है, इसका मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है एक वीडियो में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये वन का प्लूरल होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है उसको देख लीजिएगा आप डिटेल्स में, और सारी चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। सी का मतलब यहाँ पे मिलना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किससे मिलना चाहते हैं, हु यू वांट टू सी, देखना चाहते हैं नहीं। तो यहाँ पे जो यू हु आया है, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, हु यू वांट टू सी प्लीज,
यहाँ पे सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, लेकिन ये चाहता है किससे मिलना है, यानी कि हम दूसरे व्यक्ति को, ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किससे मिलना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, तो किसी ऑब्जेक्ट से ही मिलने की बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें, whom you want to see प्लीज। क्लियर हो रही चीजें? want to see whom ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखिए एक सेंस बेस्ड होता है, यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करिए, ऐसा ट्रिक करके मत यूज करिए। आप देखिए कि यही तो मिलना चाहता है ना, यू वांट टू मीट whom, यू वांट टू सी whom, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस आप लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो चाहिए हमें, ठीक। मिलना चाहते हैं तो किससे मिलना चाहते हैं, वरना इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगा, और इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगा तो फिर सेंटेंस गलत होगा। तो यहाँ पे whom यूज करें, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बूस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हमारा ही एक पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, बूस्ट ऑफ करता है ना। यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, आर और आर्स के बारे में आप जानते होंगे। आर और आर्स में अंतर क्या है? ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, और पॉसेसिव प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इनको भी यूज कर सकते हैं जब इसके साथ नाउन होगा तो, आर के साथ जब नाउन होगा तो, लेकिन आर्स को बिना नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ब है, कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे आर्स यूज कर दीजिए। आर्स इज द ओनली कंट्री, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हिज होता तो चल जाता, क्योंकि हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। हिज इज द ओनली कंट्री, सिर्फ उनका ही देश ऐसा है जो यूनिटी और डाइवर्सिटी को बूस्ट ऑफ करता है। तो इस तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव को सही तरीके से यहाँ पे यूज करना है, सही तरीके से यूज करना आप जानते भी होंगे। सही कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो अपने अंकल के गांव गया, एंड एंजॉयड वेरी मच, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देखिए इस वर्ब को देखिए, एंजॉय जो वर्ब है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वर्ब के बाद से एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, वेरी मच, एडवर्ब का यूज कर दिया, ठीक है ना। तो एंजॉय के बाद से कोई एक ऑब्जेक्ट यूज करिए। कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आप? अब यहाँ पे चूंकि यही गया हुआ अपने अंकल के हाउस, तो यही एंजॉय किया होगा, तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, एंजॉयड हिमसेल्फ। तो हमेशा रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ आई एंजॉयड द पार्टी, ये भी सही है, आई एंजॉयड द पार्टी। यहाँ पे बस एक ऑब्जेक्ट का होना इनके साथ जरूरी है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सा सेंस देगा अगर इसके साथ ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो। बस यही एक रीजन है, ध्यान रखिएगा। इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस जो आप रट लेते हैं कि इनके साथ ये रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट चूंकि वहां पे नहीं आया है तो हम एक रिफ्लेक्सिव केस को उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे ऑब्जेक्टिव आया है तो ये मत समझिएगा कि आई एंजॉयड माई सेल्फ और द पार्टी कर दें तब ये सही होगा, ऐसा नहीं है, वहां पे सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए यह लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ें एज्यूम की गई हैं, ये हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत होता तो आई के साथ वॉज यूज़ किया गया होता। जैसे अगर मैं कहूँ ही वॉज अ टीचर, तो जब हम बी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं ना, तो ये एक फैक्ट को दिखाता है। ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें जो है एज्यूम की गई हैं। इफ़ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह पे होता या वह होता तो करता क्या? आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। उन जितने भी चीटर्स हैं उनको चीट्स जो है, यानी जो लोग चीट करते हैं, दोज चीट्स अ लेसन, मैं उनको एक सबक सिखा देता। तो यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे कि आई वर हिम, जब सिंपल पास्ट में जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वुड हैव नहीं यूज़ करते। वुड हैव यूज़ करते हैं तब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता तब, तो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दीजिए, यहाँ से हैव हटा दीजिए, आई वुड, और टॉट को टीच में, आई वुड टीच दोज चीट्स अ लेसन, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज प्रोनाउन के डिस्कस किए, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करिए, खूब कोशिश करिए, बेस्ट दीजिए अपना, और बिल्कुल आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो रहने देते हैं। थैंक यू।